जुर्म की दुनिया में एक ऐसी दास्तान जिसमें पुलिसकर्मी भी नहीं गिन सकते उस औरत की पहचान। जी हाँ दोस्तों, पुलिसकर्मी भी उस औरत की बॉडी के एक एक पार्ट को नहीं गिन पाए, क्योंकि 165 लीटर का फ्रिज और लाश के टुकड़े और कत्ल की गुत्थी दिल दहला देगी बेंगलुरु के श्रद्धा मर्डर केस की कहानी। लाश के कई टुकड़े जो फ्रिज में पड़े थे, बाहर पड़े थे और उस कमरे की फर्श में भी पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं है कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर देखा होगा। नमस्कार, आदाब साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल MK इलाहाबादी वॉइस में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट MK इलाहाबादी। दोस्तों, दिल्ली का श्रद्धा मर्डर जो था उसको आज भी लोग भूले नहीं हैं। 27 साल की श्रद्धा को 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने का जो तरीका अपनाया था उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया था। ठीक उसी तरह अब बेंगलुरु में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे जानकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महालक्ष्मी मर्डर केस की। तो चलिए जानते हैं आखिर उसमें क्या हुआ। दोस्तों, बेंगलुरु का व्याली कवल इलाका 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर मॉडल का एक सिंगल डोर फ्रिज। उसी फ्रिज में पूरे 19 दिन तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के तकरीबन 30 से 40 टुकड़े बंद थे। और 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर उस कमरे के फर्श तक पर बिखरे पड़े हुए थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को याद नहीं है कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक दहला देने वाला मंजर अपनी आंखों से देखा था या फिर नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, शुरुआत में तो पुलिस वाले भी इस कमरे में जाने से कतराते थे और वहां जाने के बाद वो उल्टे पांव लौट गए थे। और 5 महीने से किराए पर रह रही थी महालक्ष्मी। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाजा बीते शनिवार यानी 21 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहां अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह यही थी कि वह हर रोज सुबह 9:30 बजे घर से निकलती थी और रात 10:30 के बाद ही घर लौटती थी। महालक्ष्मी की मां और बहन बेंगलुरु में रहते थे। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी मां और बहन लगातार फोन करते रहे पर बात नहीं हो रही थी। इसी बीच दोस्तों, 20 सितंबर 2024 को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक से अपनी शिकायत की कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के दौरान इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में स्थित अपनी मां और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया तो उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी भी दी। बीते 19 दिनों से वैसे ही महालक्ष्मी से उसकी मां की बात नहीं हो रही थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई और तुरंत ही बिना देरी किए वो अपनी बेटी के साथ यानी दूसरी बेटी के साथ घर की दूसरी चाबी लेकर सीधे महालक्ष्मी के मकान पर पहुंच गई। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे, मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे और खून की एक सूखी हुई परत भी पड़ी हुई थी। अब ऐसे में किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन तभी एक लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस पल मानो सबके पैरों से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि उसी में महालक्ष्मी का सर, धड़, हर पार्ट संजो के रखा था। आखिर ऐसा किसने किया, आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, सामान्य आदमी को छोड़िए, पुलिस भी उस कमरे को खुलते ही बाहर भाग गई थी। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने डबल मास्क मंगवाया और डबल मास्क मंगवाने के बाद फिर से पुलिस भीतर गई और फ्रिज का दरवाजा खुला ही था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे, बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में रखा था एक सिर जो महालक्ष्मी का था। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नज़र कमरे के फर्श पर पड़ी। फर्श पर नज़र पड़ते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप गए। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इर्द गिर्द पड़े थे। अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड साइंस ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी सोको को
मौके पर बुलाया गया। सोको के लिए भी ये एक सस्पेंस भरा सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज़्यादा मुश्किल था, लिहाजा अब मदद के लिए सोको की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दाघर के स्टाफ को बुलाया। मुर्दाघर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर फर्श तक बिखरे लाशों के टुकड़ों को समेटा गया और इसी समेटने के दौरान ये अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों को कितनी तादाद में बांटा गया। 30 से 40 के दरमियान थी वो लाश के टुकड़ों की संख्या। टुकड़ों में बटी इस लाश को जब मुर्दाघर भेजा गया तब दोस्तों और ही हैरान करने वाला वारदात नजर आया। लाशों को समेटने के बाद जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, तलाशी के दौरान महालक्ष्मी के बेड पर एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल की CDR यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फ़ोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर 2024 को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना कोई इस पर फ़ोन किया गया ना ही कोई फ़ोन रिसीव किया गया। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान ही हुआ है। पर सवाल ये था कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया? आखिर किसी के इस दुश्मनी का क्या राज था? कातिल कौन था? ये सब बेंगलुरु पुलिस के दिमाग में चल रहा था और उसने तफ्तीश भी शुरू कर दी। साल 2023 में पति से अलग हो गई थी महालक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, महालक्ष्मी की मां और बहन की शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे थे और बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की तौर पर जॉब मिल गया था। अब दोस्तों दोनों को जॉब भी मिल चुका था तो वो बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए पर रहने लगे। बाद में दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती थी, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से व्याली कवल इलाके में किराए के मकान में रह रही थी, वो भी अकेली। हर 15 दिन या महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा था। इसी अफेयर को लेकर इन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता था और ये दोनों आपस में लड़ते झगड़ते थे और फिलहाल इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। तो लगभग 9 महीने बीत चुके थे इन दोनों को अलग होते हुए। और अगर पड़ोसियों की मानी जाए तो पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आसपास के लोगों से या पड़ोस के लोगों से ज़्यादा बातें नहीं करती थी, ना तो उनसे घुली मिली थी। वो सुबह के 9:30 बजे निकल जाती थी और रात के 10:30 बजे ही घर वापस आती थी। अब दोस्तों ऐसे में पड़ोसियों का ये भी कहना है कि एक व्यक्ति अनजान था जो इनके घर आता था, यानी महालक्ष्मी के घर आता था, उसे रिसीव करता था, उसे पिक करता था, उसे ड्रॉप करता था, यानी हर तरीके से वो आता था। लेकिन उस शख्स के बारे में किसी को कोई कानो कान खबर नहीं थी कि वो कौन आदमी था। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर रहे थे, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि महालक्ष्मी के कत्ल से इन दोनों का कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिनमें इन पर शक किया जाए। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है और उसने ऐसा बेदर्दी से इस महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया। हालांकि अगर पुलिस की माने तो उस अजनबी की जानकारी उनके पास है, उसका नाम भी उन्हें पता है, जहां तक कि ये महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसलिए इसके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। पर बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ गया तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पुलिस तफ्तीश में ये भी पता चला है कि 2 सितंबर यानी जिस दिन ये महालक्ष्मी गायब हुई उसका मोबाइल बंद हुआ, तभी से महालक्ष्मी के घर पर कोई भी नहीं आया। यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी माना जाए तो पड़ोसियों ने भी 2 सितंबर या उसके बाद कभी भी महालक्ष्मी के घर कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जिससे किसी पर शक किया जाए। क्राइम सीन को देखने के बाद पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कत्ल इसी कमरे में हुआ था। इस थ्योरी के पीछे की वजह यह है कि जिस इलाके में महालक्ष्मी रहती थी
वहां किसी भी लाश को लेकर पहली मंजिल तक जाना मुमकिन नहीं है। पुलिस के अनुसार मुमकिन ये भी है कत्ल से पहले महालक्ष्मी को कोई बेहोशी या नींद की दवा दी गई जिससे उसकी आवाज़ बाहर तक नहीं आ पाई। और जिस तरीके से कत्ल के बाद महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े किए गए उसे देखकर पुलिस को लगता है कि कातिल जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं था, यानी कातिल ने घर के अंदर तसल्ली के साथ लाश के टुकड़े टुकड़े किए, यानी कत्ल के बाद भी वो कई घंटे या बहुत मुमकिन है कि पूरी रात वहीं रहा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी उसे जाते और आते नहीं देखा। जिस घर में महालक्ष्मी रहती थी उस बिल्डिंग के आसपास लगे तमाम CCTV फुटेज को खंगाला गया, लेकिन पुलिस को उम्मीद है कि वारदात की टाइमिंग को देखते हुए किसी ना किसी कैमरे में तो वो अजनबी जरूर कैद हुआ होगा। वैसे जब पुलिस ये तक जानती है कि कातिल भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल तक पहुंचा है तो जाहिर है कि कातिल का असली नाम चेहरा भी जरूर जानती होगी। इसके मुताबिक बहुत जल्द चेहरा और नाम भी सामने आ जाएगा। महालक्ष्मी हत्याकांड का मामला साल 2022 के श्रद्धा मर्डर केस के जैसा ही है। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।